अडानी ग्रुप ने विंध्य में सीमेंट प्रोडक्शन की बात कही, लेकिन असल में वो प्रोडक्शन करने जा रहे हैं तेलंगाना में। नमस्कार, एंटीक वायरल के यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। विंध्य में चौतरफा क्रांति आने वाली है, जरा सुनिए। इससे औद्योगिक क्रांति होती है, पर्यटन की क्रांति होती है, सिंचाई से हरित क्रांति होती है। ये तीनों क्रांतियाँ जिस क्षेत्र में हो जाती हैं उस क्षेत्र में दूरबीन लेके भी ढूंढने से गरीबी और बेरोजगारी नहीं मिलती है। दूरबीन की जरूरत ही नहीं है, बिना दूरबीन के ही गरीबी और सरकारी लाचारी साफ दिख रही। लगता है क्रांति में अभी समय लगेगा। ये तस्वीरें विंध्य के सीधी जिले की हैं, जिसमें एक गर्भवती महिला को डिलीवरी के लिए कचरा ढोने वाले रिक्शे में अस्पताल पहुंचाया गया, क्योंकि एम्बुलेंस पहुंच ही नहीं पाई। इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि क्रांति आने में अभी कितना समय बाकी है। सरकार को दूरबीन से प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं भी देखनी चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्रालय विंध्य के हाथ में है। बहरहाल हवाई चप्पल पहनने वालों के लिए एक खुशखबरी है कि अब वो भी हवाई जहाज में यात्रा कर सकते हैं। जो सामान्य व्यक्ति हवाई चप्पल पहन करके घूमता है वो मुझे हवाई जहाज में दिखना चाहिए, ये मेरा सपना है। तो इसका सीधा मतलब ये है कि इस सरकार में हवाई चप्पल वालों को जूते नसीब नहीं होंगे। यह बयान अपने आप में खतरनाक और शर्मिंदा करने वाला है। सरकार की पहली कोशिश तो आपकी हवाई चप्पलों को लग्जरी जूतों में बदलने की होनी चाहिए, लेकिन उसे न बदलकर आपको हवाई चप्पल के साथ ही विमान में उड़ाने की सरकारी योजना है। क्रांति की बातें बाद में करेंगे, पहले गर्व की बात हो जाए। 1978 के बाद मध्य प्रदेश को कोई नया एयरपोर्ट मिल रहा है। 1978, 22 और 24, 46 साल मध्य प्रदेश में जो भी एयरपोर्ट है 46 साल पहले के हैं। यह वाकई गर्व की बात है कि 46 साल बाद मध्य प्रदेश को एक नया एयरपोर्ट रीवा के तौर पर मिला है। ये बड़ी उपलब्धि है। अभी 19 सीटर ही सही, लेकिन संपूर्ण क्रांति के बाद 300 सीटर हवाई जहाज भी चलेंगे। यह बिल्कुल संभव है, लेकिन तब तक आप क्रांति का इंतजार करिए। अब देखिए क्रांति की रफ्तार। 20 अक्टूबर को एयरपोर्ट का लोकार्पण होता है और 23 अक्टूबर को ही औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हो जाती है। मात्र 3 दिनों में। आपने ठीक अंदाजा लगाया, हम रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की बात कर रहे हैं। बड़े बड़े कारोबारी रीवा आए थे। जितने एमओयू मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग रीवा के लिए साइन हुए, उतने तो शायद और कहीं के लिए भी साइन नहीं हुए। लेकिन यही एमओयू समस्या भी है। ये साइन तो कई सालों से होते आए हैं, लेकिन इंडस्ट्रीज कभी नहीं आई। मसलन रीवा के डभौरा क्षेत्र में लगने वाला वीडियोकॉन का थर्मल पावर प्लांट, जिसे वीडियोकॉन की सब्सिडरी कंपनी प्रॉस्परस एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड सन 2011 में लगाने वाली थी। आपको याद होगा, किसानों की ज़मीन पर बिचौलियों ने इतना घिनौना खेल खेला कि ज़मीन कौड़ियों के दाम वीडियोकॉन के हाथ में चली गई। बाद में कंपनी ने प्लांट की सभी 6 यूनिट्स को रद्द कर दिया और बोरिया बिस्तर समेटकर गायब हो गई। क्षेत्र के किसान आज तक सदमे में हैं। बिजली की कमी से जूझ रहे विंध्य को जब बुढ़ में पावर प्लांट मिला, तब उम्मीदें जगी। उम्मीद थी कि सस्ती बिजली और रोजगार मिलेगा, लेकिन क्रांति की बात करने वाले नेता न तो रीवा को सस्ती बिजली दे पाए और न ही रोजगार। तो फिर काहे की क्रांति? इसी तरह 2014 में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को छतरपुर में स्टील प्लांट लगाना था, लेकिन बाद में वह भी रद्द हो गया। रीवा के गोविंदगढ़ में मैस्को सीमेंट का प्लांट स्थापित होना था, लेकिन वह भी कैंसिल हो गया। गोविंदगढ़ के लोग कंपनी से तो बच गए, लेकिन यहाँ रेलवे ने किसानों को ठग लिया। रेलवे के लिए जिस तरह जमीनों का अधिग्रहण किया गया, उससे आप वाकिफ। आज तक किसानों के धरने चल रहे हैं। किसी को मुआवजा नहीं मिला तो किसी को नौकरी नहीं मिली, तो किसी को मुआवजा और नौकरी दोनों नहीं मिले। तो कॉन्क्लेव में जो एमओयू साइन हुए हैं उन पर जरा ध्यान दीजिएगा। पता चला कि आपकी ज़मीनों का अधिग्रहण तो हो गया, लेकिन उद्योग नहीं लगे, तो सतर्क रहने की ज़रूरत है।
हालांकि 2-4 एमओयू भी जमीन पर उतर आए तो रीवा के लिए बड़ी बात होगी। ऐसा नहीं कि सरकार गंभीर नहीं है, निचले स्तर से ऊपर तक कोशिशें की जा रही हैं। कुछ दिनों पहले विंध्य क्षेत्र के तमाम पटवारी और तहसीलदार दूरबीन लेकर सरकारी जमीन की तलाश में जुटे हुए थे। पहले तो मसला समझ में नहीं आया, लेकिन इन्वेस्टर कॉन्क्लेव की घोषणा के बाद पता चला कि सरकारी जमीनें इन्हीं उद्योगपतियों के लिए खोजी जा रही थी जो कॉन्क्लेव में शामिल होने वाले थे। अभी तक ये तो पता नहीं चला कि कितनी सरकारी जमीनें चिन्हित की जा चुकी हैं, लेकिन जितने एमओयू साइन हुए हैं उस हिसाब से जमीन की कमी पड़ेगी। अब कॉन्क्लेव में शामिल हुए कुछ खास उद्योगपतियों की बात भी कर ली जाए। अडानी ग्रुप ने विंध्य में सीमेंट प्रोडक्शन की बात कही, लेकिन असल में वो प्रोडक्शन करने जा रहे हैं तेलंगाना में। हाल ही में आपने तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी और अडानी की मुलाकात अखबारों में पढ़ी होगी। स्टेट वाइज यदि जीडीपी के नज़रिए से देखा जाए तो तेलंगाना रिचेस्ट स्टेट और मध्य प्रदेश पुअरेस्ट। वैसे भी सारा इन्वेस्टमेंट दक्षिण में ही होता है, तो पैसा पैसे को खींचता है। रीवा पहुंचे अडानी ग्रुप के प्रतिनिधि भले ही बड़ी बड़ी बातें कर गए हों, लेकिन प्रदेश की गरीबी देखकर वो ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं। अडानी की नज़र मध्य प्रदेश की खदानों पर जरूर थी, जो उसे दूसरे क्षेत्रों में मिल चुकी। दूसरे बड़े नाम है बिरला और डालमिया। दोनों का पहले से ही रीवा में इन्वेस्टमेंट। बिरला की विंध्या टेलीलिंक्स और डालमिया ने रीवा का जेपी सीमेंट प्लांट ही खरीद लिया। यदि बिरला और डालमिया कोई नया उद्योग स्थापित करते हैं तभी उनका निवेश विंध्य के लिए सार्थक माना जाएगा। पतंजलि के लाला रामदेव की तरफ से प्रचंड आयुर्वेदाचार्य आचार्य बालकृष्ण कॉन्क्लेव में शामिल हुए थे। उन्होंने फूड प्रोसेसिंग और पर्यटन में निवेश की बात कही, लेकिन पिछले कुछ सालों से लाला रामदेव का मार्केट जिस तरह से गिर रहा है, उसमें निवेश की संभावना कितनी है, आप खुद ही कमेंट करके बताइए। अब समझिए कि वो कौन से फैक्टर हैं जो उद्योगपतियों को निवेश के लिए आकर्षित करते हैं। तो पहला फैक्टर है सरकार की माली हालत। जिन राज्यों ने अपनी इकोनॉमी को संभाल रखा है वहाँ इन्वेस्टर जाना चाहते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की इकोनॉमी की बात करें तो माली हालत बहुत खराब है। 3,85,000 करोड़ का कर्ज कोई छोटी मोटी बात नहीं। मज़ेदार बात यह है कि इतना भारी भरकम कर्ज लाडली बहना योजनाओं और ऐसी ही तमाम रेवड़ी छाप योजनाओं पर खर्च करने के लिए मार्केट से उठाया गया। इन हालातों में सरकार की कुवत नहीं है कि अपनी कमाई पर योजनाएं चला सके। दूसरी बात जिसे निवेशक निवेश के पहले टटोलते हैं वो है कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर। बिहार और उत्तर प्रदेश इसके बेहतर उदाहरण हैं। इन राज्यों की कानून व्यवस्था अक्सर डांवाडोल रहती है, तो कोई नए निवेशक वहां जाने से डरते हैं। मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था भी शिवराज सिंह चौहान के बाद लगातार कमज़ोर हुई। विंध्य भी इससे अछूता नहीं। सोचिए, जिस दिन इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होना था उसके 2 दिन पहले रीवा के गुड़ क्षेत्र में एक शिव मंदिर के पास कुछ दरिंदों ने पति के सामने ही पत्नी का गैंगरेप कर दिया। यह बात अगले 2 दिन तक सिर्फ इसलिए छुपाई गई ताकि कॉन्क्लेव में आने वाले निवेशकों पर कोई नेगेटिव असर न पड़े। खुद सीएम मोहन यादव कई बार हिंदुत्व की आक्रामक विचारधारा का समर्थन करते देखे जा चुके हैं, जबकि शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में हिंदू मुस्लिम जैसे सड़क छाप और विकास विरोधी मुद्दे सतह तक पहुंच ही नहीं पाते थे। उस समय निवेशकों का भरोसा भी बढ़ा था, जिसके कारण इंदौर और भोपाल जैसे शहरों में निवेश आया। लेकिन जब से मोहन यादव सूबे के मुख्यमंत्री बने हैं तब से बीजेपी के भीतर आपसी खींचतान ज़्यादा दिखने लगी। सीएम गुट के विधायक हिंदुत्व का जिस तरह से घटिया दिखावा कर रहे हैं उससे हिंदुत्व तो मजबूत नहीं होगा, पार्टी जरूर कमज़ोर होगी। एक नए नए विधायक को अपना हिंदुत्व साबित करने के लिए कुछ नहीं दिखा तो उन्होंने अपने घर के बगल वाली मजार को ही निशाना बना दिया। ऐसा कोई पटवारी और तहसीलदार नहीं होगा जो इस मजार की ज़मीन को नाप ना चुका हो, लेकिन पता नहीं अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह के सड़क छाप मुद्दों से बाहर गलत संदेश जाता है। एक और फैक्टर है संसाधनों की उपलब्धता, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। इस मामले में विंध्य पहले से मजबूत हुआ है। एयर कनेक्टिविटी के साथ साथ रेल और रोड कनेक्टिविटी भी मजबूत हुई। माइनिंग और टूरिज्म की अपार संभावनाएं विंध्य क्षेत्र में मौजूद हैं। बस इतना हो जाए कि मंदिरों के आसपास गैंगरेप जैसी घटनाएं न हों।
बात बात पर गोलियां न चलें, वरना सोने की सड़क भी निवेशकों के लिए बेकार है। देखिए, सरकार दशहरे में शस्त्र पूजन करती है, लेकिन शहर में खुलेआम तमंचे चला रहे हैं अपराधी। इस पर लगाम नहीं लगी तो विंध्य राइस मिल जैसे स्मॉल स्केल उद्योगों तक ही सीमित रह जाएगा। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव से आपको क्या उम्मीदें हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। नमस्कार।